बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 10। इसकी थ्योरी जो है, जितनी भी थ्योरी है चैप्टर 10 की, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 11th क्लास अच्छी तरह से पढ़ी है, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है, तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ होती है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है अक्सर। वाई फ्रीक्वेंटली यूज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी 3 रीज़न है। ठीक है, इनमें से आप कोई सी 2 रीज़न याद कर लेंगे तो इनके शॉर्ट क्वेश्चन के आपको 2 नंबर पक्के मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, जिसे आपने छोड़ देना है, क्योंकि इसके लिए हम एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं। बजाय इसके कि ये लंबा सा मेथड यूज़ करें, हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे आप इजीली वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? टेबल से फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टेबल से आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो आप लाजमी देख लेना। किस तरह से देखेंगे मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपने ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे आपको यहाँ पर तीर का निशान मिल रहा होगा, या एरो का। ठीक है, जिसे एरो बोलते हैं। तीर का निशान नज़र आ रहा होगा जो मोबाइल पर देख रहे हैं। फिर उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा वीडियो लिंक। ठीक है, लिखा हुआ वीडियो लिंक। इसके सामने जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें मैंने बताया हुआ कि इसकी वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, विद शॉर्टकट मेथड। उसके बाद हमारे पास शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, MCQ अक्सर आ जाता है हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है? तो ये हमारे पास बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये बेल किस तरह से बनती है, अब आपको ये भी नहीं पता होगा बेल कैसे बन रही है ये। ठीक है, ये वाली बेल कैसे बन रही है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब ये एक बेल बन रही है। ये कौन सी बेल बन रही है? ये वो बेल बन रही है जो अक्सर हमने पिक्चर्स में देखी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ये बेल इस तरह से होती है। ये देखें, ये बेल आपने देखी होगी, अक्सर पिक्स में बनी होती है। ठीक है, तो इस बेल की वजह से इसे बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद हमारे पास ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इन तीनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये MCQ में पूछी जाने वाली बात है। लिखा होता है कीपिंग म्यू कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग, हमारे पास सिग्मा। ये इसे पॉपुलेशन सिग्मा बोलना है आपने। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन सिग्मा है, यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन सिग्मा है। अब ये पॉपुलेशन सिग्मा है, अगर ये डिक्रीज़ किया जाए और म्यू इंक्रीज़ की बल्कि कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो इस पे डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या असर होगा, ये हमें दिया गया यहाँ पर स्टार्ट में। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है इसी बात पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास कीपिंग म्यू कांस्टेंट, म्यू की वैल्यू जो कांस्टेंट, बल्कि ये यहाँ पर रखी गई है, म्यू की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, इसका मैंने प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया था क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं देखे चैप्टर 10 के, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, वो किस तरह से देखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा साथ साथ। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर ये म्यू को कांस्टेंट रख के सिग्मा को, यानी कि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इसे पॉपुलेशन सिग्मा में बोलते हैं, इसको डिक्रीज़ किया तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दब जाती है। ठीक है, जब इसे इंक्रीज़ किया जाता है तो ये पॉपुलेशन कॉर्नर से ऊपर उठ जाती है और बेल जो है वो, बेल की जो शेप है, ठीक है, नोक जो है इसकी वो ज़्यादा बन जाती है। अब देखिए, सिग्मा पहले रखा है इन्होंने 1.16। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने सिग्मा कम किया तो इसकी जो कॉर्नर था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर ये देखिए, एक तो नीचे आ गया, दूसरी बात क्या है, दूसरा इसने फ्लैट किया है। ठीक है, फ्लैटन कि यानी कि ये चौड़ा हो गया है पहले से। ठीक है, पहले ये देखिए कम चौड़ा था,
अब ये ज़्यादा हो रहा है। जब आप इसे और डिक्रीज़ करेंगे तो ये लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, दरमियान में से खिंच जाएगा और इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको देखें, यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने सिग्मा को रखा हुआ है कांस्टेंट और म्यू को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करके देखा है, तो इससे क्या हो रहा है देखें, बिल्कुल वही शेप, लेकिन उसकी जो आप कह लें ओरिजिन बदलती जा रही है, वो ओरिजिन इधर होती जा रही है, ठीक है, इधर को हो रही है, कभी इधर को हो रही है, बट इसकी शेप पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप इसके थोड़े से क्वेश्चन खुद ही से सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपने सोल्व किस तरह से करने हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था 2016 या 17 के पेपर में आया था। मैं कोशिश करूँगा आपके साथ पेपर भी शेयर करूँगा, प्रीवियस पेपर, और उनको सोल्व करके भी बताऊँगा कि ये सोल्व किस तरह से होने हैं। मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, वो मैं कोशिश करूँगा आपके जो जब पेपर होंगे पेपर के करीब सोल्व करने की कोशिश करूँगा, तो उसमें मैं आप लोगों को सोल्व करके भी बताऊँगा, प्रैक्टिकली भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी याद कर लेनी है। ये एक बार लॉन्ग आ चुका, उसके बाद आया तो नहीं, लेकिन इसके शॉर्ट अक्सर आ जाते हैं। अब शॉर्ट में थोड़ा सा पूछ लेता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप 3 से 4 लिखें, सिर्फ और सिर्फ हर प्रॉपर्टी एक लाइन में लिखनी है। किस तरह से देखें, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बिलफर्ज आप लिखते हैं, ठीक है, कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने ये नहीं करना कि इसकी हेडिंग दें कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है फिर इसके बारे में लिखें, नहीं, आपने लिखना है दिस इज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपने लिखना है द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी, या लिख सकते हैं इज़ 1, ठीक है। उसके बाद मोड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट, ये आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप इसे छोड़कर चौथे नंबर वाली लिख सकते हैं, बड़ी आसान भी है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपके 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 मुझे याद है, उसमें आपने पढ़ी होगी जब आपने मूवमेंट्स पढ़ी हैं, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कर्टासिस भी फाइंड आउट किए होंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखा होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। उसके बाद आप इनकी प्रॉपर्टीज़ ये भी एक एक अलग अलग से करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं आल ओड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन आर 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। ये कैसे है इंपॉर्टेंट, आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखें स्पेशल एरिया अंडर द कर्व। अब ये जो 3 एरियाज़ हैं, ठीक है, ये जब मैंने इंपॉर्टेंट MCQs आपको बताए थे, ये कौन से इंपॉर्टेंट MCQs उनमें अक्सर पूछा गया है ये वाले एरियाज़ का, और ये कैलकुलेटर से भी इजीली फाइंड हो सकते हैं अगर आप लेक्चर देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया कि आप कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो याद करने की चीज़ें से आप याद ना भी करें तो कोई बात नहीं, ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट हो जाएंगी। उसके बाद जो याद करने वाली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये इसके फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट है हमारे पास, ये मोड है, मोड जो मीन के इक्वल है अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है। तो हमारे पास जो मोड होता है, सॉरी मीडियन भी, और जबकि हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी प्रॉपर्टी मीन मीडियन मोड तीनों एक दूसरे के एक तीसरे के कह सकते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। उसके बाद ये जो x बेस पर 0.25 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास Q1, ये Q1 है, ठीक है, ये वाला जो है ये Q1 है, और जो Q3 है इसे 0.75 भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास Q3 है, ये Q3 की वैल्यू 0.75, इसे ये भी लिख सकते हैं आप Q3, ठीक है। मैं सिंपली जब आप अपने स्टूडेंट को करवाता हूँ तो इसे Q3 और Q1 ही लिखवाता हूँ। उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाला इसका एक फार्मूला याद रखने वाला है, ठीक है। और ये जो है फार्मूलाज आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद ये वाला फार्मूला, ये 2 फार्मूला, उसके बाद हमारे पास ये वाले दोनों फार्मूला, फिर क्वार्टाइल डेविएशन का, ये 3-4 फार्मूला, इनमें से आप एक एक ही कर लेंगे, अच्छा है। ये देखिए लास्ट वाला ही कर लें, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाले फार्मूला इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार आते हैं।
ये वाले फार्मूला आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद मूवमेंट बनाने का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का अक्सर ये MCQs आया होता है। ये क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल यही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट में, ठीक है, ये इसी की बात कर रहा है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे एसेप्टिव ऑफ कर्व के जो हमारे पास सिम्टम होते हैं इनको शो करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इन्हें ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें मार्ड यूज़ हुआ है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जब चैप्टर नंबर 4 करेंगे 12th क्लास का तो उन्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं ऑलरेडी लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है 11th प्रॉपर्टी। कहते हैं कि अगर आपके पास x1 एंड x2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैं तो आपके पास इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली रही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इसे समझेंगे तो आपके पास इज़ आल्सो कॉल्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उनको मिलाकर एक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपकी बुक में, बट आपको ये पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद हमारे पास देखें नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसके भी आपके पास क्वेश्चन नहीं है, इसको आपने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल Z आ जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप इसके क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, जिस तरह ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको सोल्व करना चाहते हैं, और इसके अलावा जो इसके फार्मूलाज हैं यहाँ पर ही हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले इसके थ्योरम जो हैं ये आपने याद करने हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये वाले, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाले 3 ही करने हैं। उसके बाद बाकी आपने ये वाले छोड़ देने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले 3 करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाले 2 करने हैं। इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे 10.1 के। अगर आप इनके क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसके लिए आपने आ जाना अपने यूट्यूब पर आते आपने सर्च करना कुछ इस तरह से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्वेल्थ क्लास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 10 EXE 10.1 सॉल्यूशन बाय वेलकम एकेडमी, ठीक है। ये देखिए, आप अगर ऐसे इसे सर्च करेंगे बिल्कुल ठीक ये आपके स्पेलिंग हो तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखिए मैं सारा लिखा हुआ ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये देखें यहाँ जो लिखा हुआ है येलो कलर में वेलकम एकेडमी लिखा हुआ, इसके आप लेक्चर देखेंगे तो आपको सारा कुछ इसी में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा करीब मिल जाएंगे, जिस तरह के मैं लिखना चाहता हूँ 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स 12th क्लास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 10 एंड एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 4 का C पार्ट में देखना चाहता हूँ तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लगा के आपको बताता हूँ। ये देखें जब मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास देखिए 4 का C पार्ट आ जाएगा। बिल्कुल इजीली आप इसे देखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे लेक्चर भी आपको इसी तरह मिलते जाएंगे। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।